अथ ज्योतिषोपनिषदाध्याय श्लोक 1-2। अथ शब्द यहाँ मंगलवाची है, अनंतर से यहाँ अभिप्राय नहीं है। स्नान आदि से पवित्र होकर अलंकार धारण कर अर्थात वस्त्र अलंकार से युक्त होकर एकांत में भक्तिपूर्वक भगवान भास्कर, ग्रहों, नक्षत्रों तथा गुह्य को यक्षों की पूजा कर परंपरा से प्राप्त उपदेशों द्वारा तथा गुरु के मुखारविंद से प्राप्त यथार्थ ज्ञान से शिष्यों को अवगत कराने हेतु सब कुछ प्रत्यक्ष प्रदर्शित करने वाले तथा आश्चर्य उत्पन्न करने वाले पृथ्वी और खगोल यंत्र की रचना आचार्य को करनी चाहिए। श्लोक 3-4। अभीष्ट परिमाण वाला काष्ठ का एक पृथ्वी का गोल बनाकर उसके मध्य में एक ऐसा दंड कील स्थापित करें जो मध्यगत होता हुआ दोनों मेरु स्थानों उत्तर और दक्षिण में बराबर निकला रहे। दोनों मेरुओं से 2 आधार वृत्त की रचना करें। दोनों मेरुओं में जाने वाली याम्योत्तर रेखा तथा याम्योत्तर वृत्त के मध्यगत 90 अंश पर स्थित उन्मंडल वृत्त की रचना करनी चाहिए। दोनों आधार वृत्तों के मध्यगत विषुवत वृत्त की रचना करें। तीनों वृत्तों पर एक एक अंश के 360 चिन्ह अंकित करें। श्लोक 5-7। पूर्वोक्त नाड़ी वृत्त के दक्षिणोत्तर भाग में स्वयं स्वयं अहोरात्र वृत्तों के अर्धव्यास से विषुवत वृत्त के प्रमाणानुसार अर्थात अनुपात द्वारा स्व स्व क्रांति विक्षेपांशों अर्थात क्रांतियांशों के से चिन्हित बिंदुओं से अर्थात स्वयं स्वयं द्विज्या व्यासार्ध से नाड़ी वृत्त के समानांतर मेषादि राशियों के 3 अहोरात्र वृत्त होते हैं। उन्हीं के विपरीत क्रम से कर्कादि 3 राशियों की कक्षाएं होती हैं। उसी प्रकार तुलादि 3 राशियों की दक्षिण भाग में कक्षाएं अहोरात्र व्रत होती हैं तथा वही विपरीत क्रम से मकरादि 3 राशियों की भी कक्षाएं होती हैं। इस प्रकार नाड़ी व्रत से उत्तर मेषादि 6 राशियों के तथा दक्षिण भाग में तुलादि 6 राशियों के अहोरात्र व्रत होते हैं। श्लोक 8-9। कक्षा आधार अर्थात विषुवत वृत्त से दक्षिण और उत्तर भाग में स्थित नक्षत्रों अभिजित, सप्तर्षि मंडल, अगस्त्य, ब्रह्महृदय, लुब्धक आदि के भी अहोरात्र वृत्तों की रचना करनी चाहिए। सभी अहोरात्र वृत्तों के मध्य में विषुवत वृत्तीय कक्षा होती है। श्लोक 10-11। उस विषुवत व्रत और उसके आधार व्रत उन्मंडल व्रत के युति स्थान से ऊपर 90 डिग्री या 3 राशि के अंतर पर दोनों अयन बिंदु होते हैं अर्थात संपात बिंदु से 90 डिग्री अंश पर स्थित याम्योत्तर व्रत में कर्कादि बिंदु उत्तर में तथा मकरादि बिंदु दक्षिण में क्रमशः दक्षिणायन और उत्तरायण के आरंभ बिंदु होते हैं तथा नाड़ी व्रत और उन्मंडल का संपात बिंदु विषुव स्थान होता है। प्राची में सायन मेषादि बिंदु, पश्चिम में सायन तुलादि बिंदु होते हैं। इन विषुव बिंदुओं मेषादि तुलादि से 30-30 अंशों पर 12 राशियों का सन्निवेश करके तिर्यक ज्या रेखाओं द्वारा मेषादि राशियों के क्षेत्रों की कल्पना करनी चाहिए। यथा मेषादि राशियों की ज्या कर्ण, क्रांति ज्या, भुज तथा दोनों के वर्गांतर का मूल रूप द्विज्या व्रत में कोटि। एक अयन बिंदु से दूसरे अयन बिंदु तक तिर्यक नाड़ी व्रत के प्रमाणानुसार एक अन्य व्रत की रचना करने पर इनकी क्रांति व्रत संज्ञा होती है। इसी व्रत में सूर्य समस्त ब्रह्मांड को प्रकाशित करते हुए भ्रमण करते हैं। श्लोक 12। चंद्रादि ग्रहों की कक्षाएं क्रांति व्रत से संबंधित आश्रित अपने अपने संपात बिंदुओं से अपनी अपनी क्रांति तुल्य आंतरित होते हुए विक्षेप के अग्रभाग में दिखलाई पड़ती हैं। ग्रहों की इन कक्षाओं को विमंडल व्रत कहते हैं। प्रत्येक ग्रह अपने अपने विमंडल में भ्रमण करते हैं। श्लोक 13। उदय क्षितिज से लगा हुआ क्रांति व्रत का भाग उदय लग्न या लग्न संज्ञक तथा पश्चिम में अस्तंगत होता हुआ अस्त क्षितिज से संलग्न क्रांति व्रत का भाग अस्त लग्न तथा लंका के क्षितिज पर उदय होता हुआ क्रांति व्रत का खमध्य स्थित भाग लग्न मध्य लग्न संज्ञक होता है। श्लोक 14-15। मध्य स्थान अहोरात्र व्रत और याम्योत्तर व्रत के संपात बिंदु से क्षितिज व्रत पर्यंत ज्या रेखा अंत्य संज्ञक होती है अर्थात याम्योत्तर व्रत और क्षितिज व्रत के मध्यवर्ती अहोरात्र व्रत के चाप की ज्या अंत्या होती है। विषुवत क्षितिज अर्थात उन्मंडल व्रत और अपने क्षितिज व्रत के अंतर की ज्या चरज्या होती है।
क्षितिज और उन्मंडल व्रत के मध्य अहोरात्र व्रत खंड की ज्या होती है। इसे त्रिज्या व्रत में परिणत करने पर चर्चा होती है। अपने स्थान को ऊपर करके वहाँ से मध्य में अपना क्षितिज मंडल होता है, अर्थात स्व स्थान के ख मध्य बिंदु से 90 डिग्री पर किया गया व्रत स्व स्थानीय क्षितिज व्रत होता है। नवत्यंश व्रत गोल के मध्य से होता हुआ जाता है, इसलिए मध्यगत कहा जाता है। श्लोक 16-17। लोकालोक अर्थात दृश्य और अदृश्य गोल के नियामक क्षितिज व्रत से वेष्टित पूर्वोक्त रीति से निर्मित गोल को वस्त्र से ढक दें। वस्त्राच्छन्न गोल पर जलधारा का ऐसा प्रवाह करें जिससे कि गोल भ्रमण करता हुआ नक्षत्र काल को सूचित करे, अर्थात गोल भ्रमण से नक्षत्रमान की किसी इकाई का साधन हो सके, अथवा गोल में पारा का संयोग इस प्रकार करें जिससे गोल भ्रमण करता हुआ नक्षत्र काल सूचित करे। इस विधि को गुप्त रखना चाहिए, अन्यथा इसे प्रकाशित करने पर यह सिद्धांत सर्वगम्य सहज होने से विकृत हो जाएगा। श्लोक 18। इसलिए गुरु द्वारा उपदिष्ट विधि से उत्तम गोल यंत्र की रचना करनी चाहिए। युग युगांतर में यह रचना विधि लुप्त हो जाती है। भगवान सूर्य के प्रसाद से उनकी इच्छानुसार किसी को पुनः यह विद्या प्राप्त हो जाती है, अर्थात पुनः युगांतर में यह गोल विद्या सूर्य की कृपा से प्रकट हो जाती है। श्लोक 19। कालज्ञान हेतु इस प्रकार के यंत्रों का निर्माण करना चाहिए। यंत्र को चमत्कारिक ढंग से चलायमान भ्रमणशील करने के लिए उसमें पारे का प्रयोग एकांत स्थान में करना चाहिए। श्लोक 20-22। शंकु, यष्टि, धनु, चक्र आदि अनेक प्रकार के छाया यंत्रों द्वारा तंद्रा रहित अर्थात अत्यंत सावधानी से दैवज्ञ को गुरु द्वारा बताए गए मार्ग से कालज्ञान करना चाहिए। कपाल आदि जल यंत्रों से, मयूर, नर तथा वानर यंत्रों से जिनमें सूत्र के साथ बालू रेत भरे होते हैं उनमें विधिवत काल ज्ञान करना चाहिए। यंत्र को गतिशील करने के लिए उनमें पारा, आरा, सूत्र विशेष, जल, सूत्र, ताम्र, तेल एवं जल का प्रयोग करना चाहिए। पारा और पासु रेत को यंत्र में स्थापित करना चाहिए, किंतु ये प्रयोग भी दुर्लभ कठिन है। श्लोक 23। ताम्रपत्र के नीचे पैंदे में छिद्र कर स्वच्छ जल वाले कुंड में डाल दें। यदि एक अहोरात्र में 60 घटी में वह 60 बार जल में डूब जाए तो वही शुद्ध कपाल यंत्र होता है। श्लोक 24। केवल दिन में जब आकाश स्वच्छ हो तथा निर्मल रवि हो उस समय शंकु यंत्र से सम्यक या छाया साधन करने से उत्तम काल का ज्ञान होता है, अर्थात शुद्ध काल ज्ञान होता है। श्लोक 25। ग्रह नक्षत्रों के चरित्र अर्थात उनकी स्थिति, गत्य आदि को तथा गोल को यथार्थ रूप से जानकर मनुष्य ग्रहलोक को प्राप्त करता है तथा जन्मांतर में भी आत्मज्ञानी होता है। इति ज्योतिषोपनिषद अध्याय संपूर्ण।